कल के एपिसोड के अंदर मैंने आपके साथ ये एक बहुत बड़ी खबर शेयर की थी कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात को इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एलओसी के पास देखे गए। यानी पाकिस्तान वाली जो साइड है एलओसी की, उससे ये बहुत करीब करीब फ्लाई कर रहे थे। अब इन फाइटर जेट्स को मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया बल्कि इनको लॉक भी किया, और ये भी इतलात आ रही हैं कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी जैम कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के सबसे जो टॉप के फाइटर जेट्स हैं वो यही हैं, राफेल। इंडिया को उम्मीद थी कि ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटर करने में कामयाब रहेंगे, उनको चकमा देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। धपड़धूस हुए हैं ये भी। अब मेरी इस खबर के ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि इसका सोर्स किधर है और ऐसे ही फर्जी कहानियां हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसके अंदर इस इंसिडेंट के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि इंडियन राफेल जेट्स रिट्रीटेड आफ्टर डिटेक्शन बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स नियर एलओसी। Security sources said Indian jets were patrolling over illegally Indian occupied Jammu and Kashmir when PAF aircraft detected and responded। ये इंपॉर्टेंट बात है, रेस्पॉन्डेड। अब कैसे रेस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने इनको लॉक किया था, इन एयरक्राफ्ट को लॉक किया था। ये जो ही पाकिस्तानी साइड के करीब आ रहे थे एलओसी के, तो इनको लॉक किया गया था और ये भागने पे मजबूर हुए। मजीद वो कहते हैं कि सिक्योरिटी सोर्सेज सेड द इंडियन जेट्स वर पेट्रोलिंग विद इन द एयर स्पेस ओवर इंडियन इलीगली occupied Jammu and Kashmir when Pakistani Air Force aircraft detected their presence and responded swiftly। अब देखें यहाँ पर इस वाक्य के कोई 24-48 घंटों के बाद एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है एयरफोर्स में, और वो फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। बेसिकली फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। इंडिया ने इस वाक्य के बाद, खास तौर पर इस वाक्य की वजह से, इंडिया ने अपने वाइस एयर चीफ को सैक कर दिया है, उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया है। इंडिया का जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धरकर साहब, इनको अपने ओहदे से इंडिया ने हटा दिया है। अब इस हवाले से इंडियन मीडिया को टास्क दिया गया है कि आप कवर अप कीजिए और इसको नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस बताइए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिस है। इनको इसलिए निकाला है क्योंकि ये भी रिटायर होने वाले थे। वो इससे पहले आपके इल्म में होगा, वो जो जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तानी फ्रंट को जो इनकी कमांड देख रही होती है, उसके हेड को भी इंडियन आर्मी ने निकाल दिया था अभी रिसेंटली 2-4 रोज पहले, इनको भी निकाल दिया है। तो इसके लिए भी वो सेम पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं ये रिटायर होने जा रहे थे। इंडिया टुडे कहता है Government fact checks claims of Air Force officers sacking over Pakistan war stance। The government fact checked claims by several pro-Pakistan social media accounts that said that Vice Chief of Air Staff Air Marshal Sujit Pushpakar Dharkar was sacked for refusing to fight a war against Pakistan। इसमें वो कहते हैं कि इन अ पोस्ट ऑन एक्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB's फैक्ट चेक यूनिट said Air Marshal Dharkar retired as Vice Chief of the Air Staff on April 30। He superannuated from the Air Force on the completion of 40 years of service। अब ये इंडिया का स्टांस है कि हमने इसको निकाला नहीं है, बल्कि 40 साल की इसकी सर्विस पूरी हुई है, इसलिए उसको रिटायर किया है। क्या इन बातों में कोई सदाकत है? द आंसर इज नो। ये पाकिस्तानी दुरुस्त बोल रहे हैं, इसको निकाला गया है। ये मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से खबरें बता रहा हूं। राफेल फाइटर जेट्स वाले इंसिडेंट की वजह से निकाला गया है। ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है, हजीमत हुई है। टॉप का जो इंडिया का फाइटर जेट है इतना आसानी के साथ डिटेक्ट हुआ है वहां पर एलओसी के पास। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नंबर 1 आपका वेपन ही काम ना करे आपके दुश्मन के अगेंस्ट, तो बाकी तो ऐसे ही है, सेटिंग डक्स। तो ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया के अंदर, इनको निकाला गया है। एज फार एज दिस क्लेम इज कंसर्न, ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये 40 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए उनको 40 साल की सर्विस पूरी करने में पता है कितने महीने बाकी हैं इसके। ये अप्रैल में इसको निकाला ना, 30 अप्रैल को, उसी दिन निकाला जब ये पाकिस्तान ने लॉक किया इसको, राफेल को, उसी दिन निकाला है। अभी इसकी सर्विस पूरी होने में तकरीबन 1.5 महीना बाकी था। 1.5 महीना बाकी था। 14 जून को रिटायर होना था इसने, 14 जून को। ये 30 अप्रैल को क्यों निकाला इसको? फिर 1.5 महीना पहले निकाल दिया। 40 साल की सर्विस कहाँ पूरी हुई है? 40 साल की सर्विस तब पूरी होती है, 14 जून को इसकी पूरी होनी थी। ये 1.5 महीना पहले निकाल के बोलते हैं नहीं ये सर्विस पूरी कर चुका है, ऐसा नहीं है। इसको निकाला गया है, सैक किया गया है, और इस राफेल इंसिडेंट की वजह से इसको सैक किया गया है।
अच्छा, बहरहाल एक और मेजर सेटबैक इंडिया के लिए इसी दौरान ये सामने आया है कि टर्की अब ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। टर्की के एक एमपी ने ऐलान किया है, मैसेज भिजवाया असल में टर्की ने अपने एमपी के जरिए इंडिया को, कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अली शाहीन टर्किश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद जो है ना, वो टर्की का बॉर्डर पोस्ट है, टर्की का बॉर्डर पोस्ट है, और अंकारा की जो सिक्योरिटी है, टर्की की जो सिक्योरिटी है, वो इस्लामाबाद से स्टार्ट होती है। लिहाजा इस्लामाबाद को अगर कोई खतरा होगा तो रेस्पॉन्ड टर्की करेगा। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद इज टर्कीज बॉर्डर आउटपोस्ट एंड अंकारा सिक्योरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम इस्लामाबाद, सो इस्लामाबाद इज वन ऑफ आवर रेड लाइंस। रेड लाइंस ये टर्की की तरफ से आया है कि रेड लाइन, और वहां से क्लियर मैसेज गया है कि टर्की को जितने रिसोर्सेज लगाने पड़े अपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, वो टर्की लगाएगा। ये वहां से एक अनाउंसमेंट आ गया है टर्की से। पहले यहां पर मैं जिक्र कर चुका हूं कि डीप लेवल का टर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान डीप लेवल की एक मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। जब भी कभी इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई तो ये मत समझिए कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहा होगा। इंडिया कम से कम 4 से 5 मुल्कों के साथ लड़ रहा होगा। इस तरह का सिक्योरिटी का नेक्सस बना हुआ है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद आइसोलेटेड इस तरह से नहीं है। इन मुल्कों के ऊपर भी जब भी कभी मुश्किल टाइम आता है, पाकिस्तान इनके साथ होता है। रिसेंटली हमने देखा था आर्मेनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई में क्या हुआ था। पाकिस्तान ने बड़ी भारी भरकम किस्म की सपोर्ट की थी इनकी, आज़रबाईजान वालों की। अच्छा, आज़रबाईजान से याद आया, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कल आज़रबाईजान की तरफ से। आज़रबाईजान ने वही स्टांस अपना रखा है जो कि पाकिस्तान का स्टांस है। उनकी अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखें तो उसमें उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है, स्टेटमेंट ऑन टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी आर कंसर्न्ड अबाउट रीसेंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग अटैक इन पहलगाम। इसके अंदर अगर आप देखें ना, वो कहते हैं वी बिलीव अ मीनिंगफुल डायलॉग एंड नेगोशिएशंस कंसिस्टेंट विद नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रेलेवेंट यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशंस इज पाथ टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। आज़रबाईजान असल में इंडिया को कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस हैं उसको फॉलो करिए। अब पाकिस्तान भी यही कह रहा होता है, सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन को फॉलो करिए कश्मीर का मसला हल करने के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यह लिखा है कि इलेक्शंस होंगे एक तरह के, कश्मीरी डिसाइड करेंगे, वोट देंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। तो आज़रबाईजान ने इंडिया को रिमाइंड कराया है कि देखो वो जो यूएन की रिजोल्यूशन है ना सिक्योरिटी काउंसिल की, उस पर अमल कीजिए। दूसरे अल्फाज में ये कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंडिया के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है जिसका फैसला होना बाकी है अकॉर्डिंग टू दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो एक मजबूत तरह का सिक्योरिटी का यहाँ पर एक नेक्सस बना हुआ है इन तीनों मुल्कों के दरमियान। खासतौर पर चाइना इज सेपरेट, वो मामला अलग है चाइना का, पाकिस्तान और चाइना के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग नेक्सस है दूसरा, आज़रबाईजान, पाकिस्तानी और टर्की वालों का। और क्लियरली ये जो दोनों मुल्क हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट के अंदर।